उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट 4। अध्याय चल रहा है दूसरा। पार्ट का नाम है मात्रक तथा मापन। उम्मीद करता हूं आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इससे पहले पार्ट के अंदर मैं जो अध्याय 2 है इसके 3 पार्ट बना चुका हूं। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो पिछले पार्ट्स को जाकर पहले देख ले, उसके बाद ही चौथा पार्ट देखे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैंने पहले लिख दिया है, क्योंकि ये टॉपिक कैसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको याद करना है। इनके अंदर कुछ चीज ऐसी हैं जो समझाने की है, वही मैं आपको समझा देता हूं केवल। लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक क्या होते हैं? लंबाई के मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटे मात्रक और एक होते हैं बड़े मात्रक। छोटे मात्रक मतलब अगर हमें छोटी छोटी चीजों को नापना है लंबाई में तो उसके लिए हम छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, और अगर कुछ ज्यादा बड़ी चीजों को नापते हैं तो उनको हम बड़े मात्रकों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं छोटे मात्रक क्या क्या हैं। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और फेमी। ठीक है, ये हमारे छोटे मात्रक होते हैं। इनको याद करना है आपको। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ये चीज आप याद कर लेंगे। इसे याद करने की एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा कि ये शुरू के तो आपको याद हो जाते हैं यहां तक। सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2। जहां पर भी कभी भी कहीं पर भी अगर मिली शब्द आएगा, क्या शब्द आएगा? मिली। तो मिली शब्द आने पर 10 की पावर 3 के रूप में ही लिखते हैं। 10 की पावर -3 होती है। माइक्रो 6 होता है। नैनो ना है, ना से नैनो, ना से नौ, तो नैनो 9 होता है -9। एंगस्ट्रॉम 10 होता है, 10 की पावर -10। पीको में 12 होता है और फेमी होता है -15। ठीक है, अब बड़े मात्रकों की बात कर लेते हैं। बड़े मात्रक होते हैं 1 किलोग्राम बराबर 10, 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, बच्चे समझते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई नापने का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसको किस तरीके से नापा जाता है? जैसे कि हम अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर नापते हैं तो उसे प्रकाश वर्ष में नापते हैं, किलोमीटर में नाप नहीं सकते इसको हम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है कि सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य का प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी को कवर करता है, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आज से हम सूर्य के प्रकाश को नापना स्टार्ट करें तो आज ही के दिन 1 साल बाद इसी सेकंड पर जितनी दूरी वो तय कर लेगा वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। एक होता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ ब्रह्मांड के अंदर दूर तक की इस जो हमारी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी है, उस दूरी से भी ज्यादा दूरी जिसके अंदर हम एक गैलेक्सी की दूरी को अगर नापते हैं, तो गैलेक्सी की दूरी को अगर नाप रहे हैं तो वो होता है खगोलीय मात्रक। उनको खगोलीय मात्रक से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक इनका भी बहुत बड़ा मात्रक होता है, जिसके अंदर हम खगोलीय दूरी जो होती है उससे भी ऊपर की दूरी को नाप सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल गए लंबाई के मात्रक छोटे और बड़े जो होते हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा मूल मात्रकों के बारे में। अब पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जैसा कि मूल मात्रक होते हैं वो मात्रक जिनको हम स्वतंत्रता पूर्वक देख सकते हैं, सिंगल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी चीज का आसरा नहीं होता, किसी चीज के द्वारा उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इनको बोलते हैं मूल मात्रक। अब क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक होते मूल मात्रक जैसे ही हैं, लेकिन इनके अंदर होता क्या है कि मूल मात्रक की कई इकाइयां मिलकर व्युत्पन्न मात्रक को बनाती हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर मूल मात्रकों की अगर हम घातों के रूप में लिख लें, इनकी पावर के रूप में लिख लें, तो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक
मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक तैयार होता है उसको हम मूल मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे सपोज हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहां लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जो कि हमारा मूल मात्रक है। ठीक है, और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, जो हमारा लंबाई का ही मात्रक होता है। दूरी का मात्रक है, दोनों दूरी के मात्रक है। तो एक मात्रक और एक मात्रक, दो मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बन गया, इसको हमने बोला मीटर की घात 2 या फिर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मात्रक प्राप्त हुआ, ये हमें पता चलता है व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि जब एक से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर कोई मात्रक तैयार होता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयतन है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर क्योंकि दूरी है, और ऊंचाई भी दूरी है, इसका मात्रक भी होता है मीटर। तो मीटर 1 2 3 बार है, तो इसमें मीटर की घात हो जाती है 3। ये हमारा मात्रक प्राप्त हो गया और इस मात्रक को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद आगे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अब त्रुटि के बारे में। समझते हैं त्रुटि क्या होती है। बच्चे बहुत ध्यान से देखना है। त्रुटि मीन्स गलती, त्रुटि मीन्स कमियां, यानी कि जिस तरीके से हम, अगर इंसान किसी भी कमी अगर हमारे अंदर है, कोई गलती करते हैं, तो गलती जिस तरीके से हम कम नहीं कर सकते, गलतियां हमेशा जुड़ती रहती हैं, उसी तरीके से त्रुटि भी हमेशा जुड़ती रहती है। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, त्रुटि हमेशा बढ़ती है। ठीक है, अब त्रुटि होती क्या है? कोई भी अगर हम माप ले रहे हैं, कोई भी नाप ले रहे हैं, तो उसको जब नापते हैं तो नापने में किसी कारणवश, इंसान के कारणवश या फिर टेक्निक के कारणवश, किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है उसकी माप के अंदर। अगर 1 किलोग्राम चीनी लेने गए हो तो उसके अंदर हमें 1 किलोग्राम से कुछ ज्यादा भी मिल सकती है, कुछ कम भी मिल सकती है। पॉइंटों के 9वें स्थान तक, 10वें स्थान तक, 100वें स्थान तक कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी होती है, तो उसी चीज को बोलते हैं हम त्रुटि। ठीक है, अब त्रुटि जो होती है, त्रुटि को हम जान चुके हैं कि त्रुटि क्या होती है। जो चीजें हमारी कमियां हो रही हैं नाप तोल के अंदर, उसको हम त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, अब त्रुटि जो होती है वो होती है 2 प्रकार की, या त्रुटि के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको नापने के लिए 2 मान निकाले जाते हैं। एक होता है पहला यथार्थ मान। क्या होता है? यथार्थ मान। यथार्थ मान क्या होता है ये समझ लेते हैं। और दूसरा होता है हमारा परिशुद्ध मान। क्या होता है? परिशुद्ध मान। ये 2 मान होते हैं। इन 2 मानों के लिए आप अभी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। यथार्थ मान क्या होता है कि ऐसा मान, त्रुटि होने के बाद ऐसा मान जिसको हम, जो हमारा पूरक मान है, जो हमारा ओरिजिनल मान है, उसके ज्यादा नजदीक तक ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यथार्थ मान। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी छड़ की, कोई छड़ थी, छड़ की लंबाई 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, अब हमने कोई परीक्षण किया, तो उस परीक्षण के अंदर पहला परीक्षण किया, परीक्षण का मतलब नापा एक व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने नापा, तो उसकी जो लंबाई थी वो 1.98 आई। कितनी आई? 1.98 आई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई, इसको दूसरे व्यक्ति ने और नापा, तो दूसरे व्यक्ति ने जब नापा तो उसकी 1.89 आई। ठीक है, तो ये 2 लंबाइयां हमको प्राप्त हुई। अब इनके अंदर हमें देखना है कि इस 2 के करीब कौन सा मान है, 2 के नजदीक कौन सा मान आ रहा है। 2 के नजदीक आ रहा है 1.98। ठीक है, ये हमारा 1.89 2 से ज्यादा दूर जा रहा है। तो वे मान जो कि वास्तविक मान के बहुत ज्यादा करीब होता है या सबसे ज्यादा करीब होता है, वही क्या होता है? यथार्थ मान कहलाता है।
तो हम समझ चुके हैं यथार्थ मान क्या होता है। यहां देखेंगे तो यथार्थ मान कौन सा होगा, यथार्थ मान होगा 1.98। यथार्थ मान ये होता है हमारा यथार्थ मान, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद होता है परिशुद्ध मान। परिशुद्ध, परिशुद्ध मीन्स होता है परिशुद्ध, शुद्ध मीन्स होता है साफ, ठीक है, यानी कि जिसको हम अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकें उसको परिशुद्ध कहते हैं, ठीक। अब जैसे कि आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर कोई रन आउट हो रहा है प्लेयर, तो रन आउट के लिए हम थर्ड अंपायर को हायर करते हैं, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करते हैं। तो थर्ड अंपायर क्या देखता है कि बार बार वो कैमरे को जूम आउट करके देखता है और जूम करके देखता है कि वो लाइन के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर बैट से बॉल लगकर कैच चली गई है पीछे, तो बार बार वो जूम करके देखता है कि उसमें कंपन उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं, और ज्यादा बारीकी से देखता है, और ज्यादा बारीकी से देखता है। इस बारीकी का मतलब है कि वो उसकी शुद्धता की जांच कर रहा है, ठीक है। तो वो शुद्धता की जांच ही यहाँ पर पता चलती है जब हम किसी चीज की लंबाई निकालते हैं, किसी चीज का वेट निकालते हैं, तो उसको परिशुद्ध तब देखा जाएगा जब पॉइंटों के अधिकतम मान तक हम उसका मान निकाल पाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शुद्ध मान कहला जाएगा, परिशुद्ध मान कहला जाएगा। जैसे 1 किलो कोई हमने मान था, ठीक है, 1 किलो की चीनी लेने गए थे, 1 किलो चीनी लेने गए। पहले व्यक्ति ने जब इसको नापा तो 0.9 ग्राम पता चली। कितनी पता चली, 0.9 ग्राम या 0.99 ग्राम कह सकते हैं कि ये हमको पता चल गई, ठीक है, कि इतनी चीनी है। अब दूसरे व्यक्ति ने 0.999 देखी, ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू पॉइंट के 2 स्थान तक थी, और ये वाला जो मान है, ये मान तो होगा यथार्थ मान, क्योंकि ये क्या है, इसके बहुत ज्यादा करीब है। और ये वैल्यू जो है लास्ट में 3 अंक तक आई, तो ये ज्यादा परिशुद्धता से पता चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं परिशुद्ध मान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, परिशुद्ध मान। यानी कि पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा शुद्धता जिस मान के अंदर प्राप्त होती है उसको हम परिशुद्ध मान कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समझते हैं आप त्रुटियों के प्रकार के बारे में। त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम जिनकी वजह से, जिनको करने से हमें त्रुटि प्राप्त करने की संभावनाएं कम हो जाएं, वो चीज पता करते हैं। तो देखो, त्रुटि होती है, 2 प्रकार की होती है त्रुटि। पहली त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी होती है अनियमित त्रुटि, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि मतलब जो क्रम से आती रहे त्रुटि, क्रम बाय क्रम, एक के बाद एक कमियां निकलती रहे, उसे बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर भी उसके कई पार्ट हैं, जो कि पहला पार्ट आता है उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि क्या होती है, उपकरणीय मतलब उपकरण जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज की माप निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कमी है तो उसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय त्रुटि, ठीक है। अब इस उत्क्रमणीय त्रुटि के अंदर क्या क्या चीज होती है, पहला पॉइंट होता है मीटर स्केल का गलत आंकन। देखो, मीटर स्केल का गलत आंकन का मतलब हो गया कि अगर हम किसी स्केल से नाप रहे हैं लंबाई को, तो उस लंबाई को नापने वाला स्केल जो है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 जो गिनतियां लिखी हुई हैं वही गलत लिखी हुई हो, तो हमारी लंबाई गलत ही आएगी, ठीक है। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम ये चीज निर्धारित कर लें या फिर इस चीज से संतुष्ट हो जाएं कि जो हमें मीटर स्केल मिला है वो मीटर स्केल वास्तव में सही है या नहीं है। उसको दूसरे किसी मीटर स्केल से नाप कर देख सकते हैं कि उनमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर वो चीज हम पहले पता कर लेते हैं तो हमें मीटर स्केल द्वारा जो त्रुटि हो सकती है उसकी संभावना कम हो जाएगी। दूसरा होता है उपकरण का शून्यांक त्रुटि, उपकरण की शून्यांक त्रुटि। जैसे कि सपोज अगर हमें कहीं 1 किलो चीनी का एग्जाम्पल जैसे ले रहे थे, वो चीनी का एग्जाम्पल ही ले लें कि अगर हम परचूनी की दुकान पर गए हैं और परचूनी की दुकान पर जाने पर हमें पता चला कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं,
या फिर बिना इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं जिसके अंदर एक तार सा लगा होता है, एक सिंबल होता है जो हिलता रहता है, ठीक है। अगर वो 0 पे नहीं है तो भी त्रुटि हमें प्राप्त हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से उसमें एक बीचों बीच होता है, अमीटर टाइप का होता है, और यहाँ पर हमें 1 किलो लिखा है, ये 2 किलो लिखा है, ये 3 किलो लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से किलो के साथ किलो का निशान होता है। अब अगर वो 0 पर नहीं है, पहले से ही वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब इतनी त्रुटि प्राप्त हो जाएगी हमें वास्तविक मान के अंदर, ठीक है। अब इसको हम कैसे दूर करें? अगर हमें पता चल जाए कि ये सपोज आधा किलो का हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो बाद में हम आधा किलो डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आधा किलो एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ठीक है। या आधा किलो इधर की तरफ आधा किलो आ रहा है तो आधा किलो उधर से घटा देना चाहिए। त्रुटि के अंदर अगर आगे की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उस मान को प्लस कर देंगे, अगर इधर की तरफ आ रहा है तो उस मान को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चलती है उपकरणों की शून्यांक त्रुटि के अंदर, ये हो जाता है उपकरण की वजह से। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता मतलब जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज को हम ज्ञात कर रहे हैं, उसी के अंदर हमने क्या किया, अपनी किसी व्यक्तिगत कमियों की वजह से, कोई इंसान सही नाप रहा है, कोई इंसान को नॉलेज कम है, किसी इंसान की नॉलेज ज्यादा है, उसने कहीं से नापना था और कहीं से नाप दिया, तो ये चीज जो होती है वो होती है प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता। या फिर कह सकते हो प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता कि एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, वातावरण में अगर हमें टेम्परेचर ज्ञात करना है तो टेम्परेचर जिस लेवल पे हमें ज्ञात करना था और अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गया, उसमें नापने लगे तो उसमें हेर बदल हो जाता है। कोई लंबाई, अगर कोई झूला लटका हुआ है उसकी लंबाई नापनी है, एक बिल्कुल शांत वातावरण था, उसके अंदर नापते हमें शुद्ध प्राप्त होती, लेकिन अचानक से क्या आ जाए, आंधी आ जाए, तो वो झूला हिलने लगेगा। जब झूला हिलने लगेगा तो हमारी जो नाप थी वो सही नहीं आएगी, वो उबड़ खाबड़ आएगी, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। तो वो किसकी वजह से हुआ, प्रायोगिक तकनीकी की वजह से। प्रायोगिक मीन्स वातावरण के अंदर जितनी चीजों की हमें जरूरत है वो चीज सही ढंग से काम नहीं कर रही है, उनकी वजह से हमें कमी आ जाती है, ठीक है। अगला आता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि में होता है कि किसी की गुणा भाग सही नहीं है, किसी की जोड़ घटा सही नहीं है, उसकी वजह से जो त्रुटि प्राप्त हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम व्यक्तिगत त्रुटियां बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रमबद्ध त्रुटियां पूरी हो जाती हैं। बाद में आता है अनियमित त्रुटियां। अनियमित त्रुटियां क्या होती हैं, ऐसी त्रुटियां जो किसी नियम के बिना ही वर्क करती हैं, जो यानी कि कहा जाए आदमियों की कमियों की वजह से ही होती हैं, किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की कमियों की वजह से जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उनको हम बोलते हैं अनियमित त्रुटियां। तो बच्चों अब अगला हमें जो टॉपिक देखना है वो है निरपेक्ष तथा आपेक्षित त्रुटियां। निरपेक्ष और आपेक्षित त्रुटियां क्या होती हैं, इस चीज को बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जब तक आप ये वीडियो देखिए, इससे पहली वीडियो देखिए, कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। अपने पढ़ाई को जारी रखिए, सही से पढ़िए और एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसका टाइम डिसाइड कर लेंगे और इसके अंदर जो भी कमियां आ रही हो, जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो एक हेलो सर तो कह ही सकते हैं कमेंट में। सभी को, बच्चों को हेलो सर ही कह देना है मुझे, और कुछ नहीं। थैंक यू, गुड लक।